Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to discuss the last topic of elasticity of demand. क्योंकि entire chapter जो हमने डिस्कस किया since from the first question, that is what is elasticity of demand, what are the different types of price elasticity of demand, what are the different methods to measure the elasticity of demand, ये सब जितने भी questions हमने डिस्कस किए they all were based on price elasticity of demand. और आज हम देख रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के और कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं, और वो है हमारा लास्ट टॉपिक जो स्पेशली इन 12th स्टैंडर्ड में एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है कि व्हाट इज़ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो आज हम सीखेंगे ये दोनों कंसेप्ट, that is what is income elasticity of demand and cross elasticity of demand in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. Now हमने देखा कि elasticity of demand जो है ये हमें जनरली क्या दिखाई देता है, change in quantity demanded due to change in price. तो जनरली elasticity of demand जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं, लेकिन इस साल यानी 12th स्टैंडर्ड में जो आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने आपका पोर्शन डिसाइड किया है उसमें प्राइस इलास्टिसिटी को मैक्सिमम उन्होंने कंसिडर किया है, इम्पोर्टेंस दिया है. तो 99% चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. बाकी हम 1% के लिए करेंगे 2 इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो एक्चुअली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 5 टाइप्स हैं. नंबर 1, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस की वजह से चेंज इन डिमांड. नंबर 2, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. नंबर 3, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ये सेकेंड और थर्ड आज हम कंप्लीट करेंगे. एंड द रेस्ट फोर्थ वन इज दैट इज आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. And last one is that promotional elasticity of demand, that you will discuss in later on FY BCom में, economics में you will study the income, cross and other elasticity in a very detailed way. तो आज हम देखते हैं income elasticity of demand क्या है. Now income elasticity की जब हम बात करते हैं तो term itself clear कि there is change in quantity demanded due to change in income. पहले प्राइस इलास्टिसिटी में क्या देखा था फ्रेंड्स कि व्हेन देयर इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो हमने उसको कहा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लेकिन अगर इनकम की वजह से आपकी डिमांड बदल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो पहले हम क्या देख रहे हैं, उसका फॉर्मूला. Now Marshall has suggested the following formula for income elasticity of demand. Now ये जो concepts हैं, introduction अगर हम बात करें, A part introduction, तो बहुत आसान है. The concept of elasticity of demand या income elasticity of demand या cross elasticity of demand डेवलप करने वाला अपना एक ही हीरो अल्फ्रेड मार्शल in his book Principles of Economics in the year 1890. He tried to explain the change in quantity demanded due to change in price या income या other substitute etc. Now income elasticity की formula. Now देखो formula जो है it is just like similar to price elasticity of demand. हमने प्राइस इलास्टिसिटी में क्या किया था, न्यूमरेटर में क्या लिखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, हमने प्राइस लिखा था. लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो प्राइस की जगह हमने क्या लिखा, सिर्फ प्राइस को हटा के क्या लिखा, इनकम. देखो आपकी फार्मूला रेडी. तो न्यूमरेटर सेम, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. जब इनकम की वजह से आपकी डिमांड बदली, समझो इनकम इंक्रीज हुई, आपकी डिमांड भी बढ़ गई, इनकम कम हो गई, आपकी डिमांड कम हो गई, तो इनकम की वजह से हमारे डिमांड पैटर्न पे इफ़ेक्ट आता है. दैट इज़ कॉल्ड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा फ्रेंड्स, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम. नाउ ये जो हमने किया वो फार्मूला किया. अब देखो डेफिनेशन, मीनिंग. अब डेफिनेशन और मीनिंग भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है.
अगर आपको फार्मूला ध्यान में है, क्योंकि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं तो फार्मूला ऑब्वियस है, लर्न हो जाती है। फार्मूला लर्न है यानी आपको डेफिनेशन लर्न है। कैसे? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स ये एक क्या है? रेशो है। वो एक रेशो है। क्या है? इट इज़ अ रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये भी एक स्टाइल है। क्या कहा हमने? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स अ रेशो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। या उसको अलग अंदाज में कहो, कैसे कह सकते हो? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स मैंने परसेंटेज को छुपा दिया, उसकी जगह क्या किया यूज़? नया वर्ड, डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस। Income elasticity of demand means a degree of responsiveness of change in quantity demanded due to change in income। सिर्फ मैंने क्या किया? परसेंटेज को छुपा दिया, यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम। आपकी डिमांड में बदलाव आया क्योंकि उसी प्रोपोर्शन से हमारी इनकम भी बदली है। तो आपको डेफिनेशन जिस अंदाज में चाहो आप बता सकते हो, और मैंने अलग अलग फॉर्म में डेफिनेशन अपने नोट्स में भी प्रोवाइड किए हैं। तो आप कोई भी डेफिनेशन एक ही लिखना है, एनी वन डेफिनेशन। हमने क्या कहा? फर्स्ट डेफिनेशन, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। या हमने परसेंटेज को छुपा दिया, हमने कहा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो देखो, इंट्रोडक्शन भी हो गया, देन आपकी फार्मूला भी हो गई, देन आपका डेफिनेशन भी हो गया, अपने आप हो गया। हमको ज़्यादा स्ट्रेस देने की, लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम करेंगे इनकम इलास्टिसिटी के डिफरेंट टाइप्स। अब वो जो टाइप्स हैं आपको डिटेल में नहीं करना है, जनरली हमें दो दो लाइन में बता देना है कि इसके कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं। नाउ इनकम इलास्टिसिटी के 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 2 नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 3 ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये क्या होता है? वेरी इजी। नंबर 1 पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या होता है? When the change in income, जब आपकी इनकम में चेंज आता है, it increase the demand for goods and services। अगर आपकी इनकम बढ़ी, सपोज 10,000 से 15,000 हो गई, 20,000 हो गई, जैसे ही इनकम बढ़ा तो आपने डिमांड भी बढ़ा दिया। When change in income increase the demand for goods and services, आपकी डिमांड बढ़ गई तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। जैसे ही हमारी इनकम बढ़ गई, हमारी इनकम 10,000 से 20,000 हो गई, तो हमने भी कंजम्पशन ज़्यादा किया, हमने भी ज़्यादा डिमांड किया। तो व्हेन चेंज इन इनकम इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, ये पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हमें जनरली कहाँ दिखाई देती है? ये जनरली दिखाई देती है नॉर्मल गुड्स। जितने भी नॉर्मल गुड्स हैं, जैसे नेसेसिटीज़ हैं या हमारे कंफर्टेबल गुड्स हैं या लग्जरीज गुड्स हैं, जैसे ही इनकम बढ़ती है हम क्या सोचते हैं कि इन सब चीज़ों का कंजम्पशन, इनका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेस करें ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। तो जो भी नॉर्मल गुड्स हैं उनकी क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं। इनकम बढ़ती है, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, हम अच्छी क्वांटिटी में लेके आते हैं, बेटर क्वालिटी में लेके आते हैं, तो ये इफ़ेक्ट होता है। When the change in income increase the demand for goods and services, तो हमने उसे क्या कहा? पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये हमें कहाँ दिखाई देता है? इन ऑल नॉर्मल गुड्स। नॉर्मली जो भी हम गुड्स डिमांड करते हैं, अगर हम रेगुलरली सपोज 1 kg मिल्क लेके आते हैं, लेकिन जैसे इनकम बढ़ी तो हम क्या बोलेंगे? इंस्टेड ऑफ 1 kg देयर शुड बी 2 kg इन माई हाउस, सो दैट ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली दे शुड ड्रिंक द ग्लास ऑफ मिल्क प्रॉपरली, रेगुलरली।
ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि जैसे ही इनकम बढ़ती है वी विल बिकम हेल्थ कॉन्शियस, हम हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, प्लस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हैं। तो ये हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं विच विल ट्राई टू फुलफिल एज अवर इनकम इंक्रीज। तो जितने भी नॉर्मल गुड्स हैं, कि हमने कहा जैसे नेसेसरी गुड्स हैं, फूड है, क्लोथिंग है, शेल्टर है, हेल्थ है, एजुकेशन है, या कंफर्टेबल चीज़ें हैं कि टीवी होना चाहिए, एयर कंडीशन होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, तो ये सब चीज़ों की डिमांड क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो व्हेन चेंज इन इनकम इंक्रीज द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके फ्रेंड्स, नाउ सेकेंड है नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहाँ पे क्या कहता है, नेगेटिव इनकम बढ़ी लेकिन आपकी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, नेगेटिव, नीचे चली गई। व्हेन द इंक्रीज इन इनकम डिक्रीज द डिमांड फॉर सर्टन कमोडिटी, कुछ चीज़ों का जो कंजम्पशन है हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। जब ऐसा दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्योंकि जैसे इनकम बढ़ा तो हमने क्या किया, वैसे हम नॉर्मली फूड ग्रेन्स खाते थे, हम राइस वीट जो थे वो थोड़े पुअर क्वालिटी के लाते थे, लेकिन जैसे इनकम बढ़ गई तो हमने बेटर क्वालिटी ऑफ राइस, जैसे बासमती राइस है, हमने बासमती राइस को परचेस करना शुरू कर दिया। वीट है, बेटर क्वालिटी ऑफ वीट हमने लेना शुरू कर दिया। या केरोसिन हम लोग यूज़ कर रहे थे, उससे हम लोग एज अ फ्यूल यूज़ करते थे, लेकिन उसके बाद हमने क्या कर दिया, गैस कनेक्शन ले लिया। तो देखो खर्चा आपका बढ़ा, लेकिन केरोसिन का कंजम्पशन हमने बंद कर दिया कि हमको स्टोव वगैरह नहीं चाहिए, हम उस पर खाना नहीं बनाएंगे, नाउ वी विल हैव आवर ओन गैस कनेक्शन। तो देखो कुछ चीज़ों का कंजम्पशन कम हो गया। या जैसे ही इनकम बढ़ती है तो हम जो पुअर क्वालिटी ऑफ ब्रेड है उसको कंज्यूम करना बंद कर दिया, उसकी जगह हमने क्या किया, ब्राउन ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, उसको यूज़ करना शुरू कर दिया। देखो कैसे आपका स्टैंडर्ड बढ़ा। तो जैसे इनकम बढ़ता है कुछ चीज़ों का कंजम्पशन कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी इनकम बढ़ने से हम कुछ चीज़ों का कंजम्पशन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, जाने दो ये पुअर क्वालिटी है। बाद में क्यों लगा पुअर क्वालिटी, क्योंकि हमारी इनकम बढ़ी है। तो वी वांटेड टू मेंटेन आवर हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कुछ चीज़ें जो है वो हमारे रेगुलर कंजम्पशन पैटर्न से छूटने लगती हैं। वाई, ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। तो वैन इंक्रीज इन इनकम की वजह से डिक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, उसे आप क्या कहोगे, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन ये जनरली कहाँ दिखाई देता है, ये जनरली दिखाई देता है इन्फीरियर गुड्स में। इन्फीरियर यानी पुअर क्वालिटी गुड्स। समझो जो पुअर क्वालिटी गुड्स हैं, जैसे मैंने कहा कि पुअर क्वालिटी ऑफ ब्रेड है या पुअर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स है, उसको छोड़ दिया। लेकिन हमने क्या किया, बेटर क्वालिटी ऑफ फ्रूट्स को, बेटर क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स को, बेटर क्वालिटी ऑफ मिल्क को हमने कंज्यूम करना शुरू कर दिया। तो ये इफेक्ट आता है। व्हेन इंक्रीज इन इनकम विल रिड्यूस द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस तरह के डेफिनेशन मैंने अपने नोट्स में भी दिए हैं। जैसे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी का डेफिनेशन हमने लिखा है, व्हेन डिमांड फॉर अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम इज नोन एज पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एग्जाम्पल कौन से हैं, सब नॉर्मल गुड्स, जैसे नेसेसरी कहो, कंफर्टेबल कहो, लग्जरी गुड्स कहो। आप नॉर्मल गुड्स भी लिखोगे हम समझ जाएंगे। नॉर्मल मीन्स ऑल टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने डेफिनेशन दिया है, व्हेन डिमांड फॉर कमोडिटी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इनकम। आपकी इनकम बढ़ने से कुछ चीज़ों की डिमांड कम हो जाए तो क्या कहोगे, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और उसमें जनरली कौन से गुड्स आते हैं, इन्फीरियर गुड्स, जो पुअर क्वालिटी के आते हैं, उसमें हमारी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि जैसे इनकम बढ़ती है ना तो हम लोग थोड़ी पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, थर्ड है ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आपको क्या कहता है, ज़ीरो, यानी इनकम आपकी बढ़ी लेकिन आपके डिमांड में कुछ भी फ़र्क नहीं आया। व्हेन चेंज इन इनकम, आपकी इनकम बढ़ी, व्हेन द इंक्रीज इन इनकम ब्रिंग नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, आपके डिमांड में कुछ भी फ़र्क नहीं आया।
आपकी इनकम बढ़ी, 10,000 से 20,000 हुई, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जिनके कंजम्पशन में कुछ भी फ़र्क नहीं होता है। पता है, हमने ये पॉइंट किया है, हमने एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था, नेसेसरी गुड्स, जिससे मैंने आपको बताया था कि आपकी इनकम बढ़े या सपोज़ प्राइस बढ़े तो कुछ बेसिक नेसेसरी गुड्स पे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा था, सॉल्ट है, शुगर है, पेट्रोल है, मेडिसिन्स हैं, हम उसी मॉडरेट क्वांटिटी में रेगुलरली लेते हैं जिसमें हमको चाहिए। प्राइस बढ़ेगी तो हम सॉल्ट कंज्यूम करना छोड़ देंगे, प्राइस बढ़ गई तो आई नेवर इनटेक द मेडिसिन्स, ऐसे तो होगा नहीं, क्योंकि आई हैव टू टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ, हर एक को रखना है। तो आपकी प्राइस ज़्यादा हो कम हो, हमें बुक्स चाहिए, आपकी प्राइस ज़्यादा हो कम हो, हमें सॉल्ट उसी मॉडरेट क्वांटिटी में चाहिए, या प्राइस कम हो ज़्यादा हो, शुगर का हम लोग कंजम्पशन करते हैं, या प्राइस देखो पेट्रोल एंड डीजल की बढ़ती जा रही है, तो क्या हमने 2 व्हीलर यूज़ करना, 4 व्हीलर यूज़ करना, ट्रांसपोर्टेशन को रोक दी है? नहीं फ्रेंड्स, ऐसा होता ही नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे लाइफ की बेसिक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो वहाँ हम लोग कुछ भी उनको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनके बगैर आवर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए ऐसे केसेस में इलास्टिसिटी कौन सी होती है इनकम की? ज़ीरो। यानी आपकी इनकम बढ़े या कम हो, आपका कंजम्पशन उतना ही रहेगा, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं आएगा। तो ऐसे रहता है, व्हेन इंक्रीज इन इनकम ब्रिंग्स नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ कॉल्ड ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये जनरल एग्जांपल जैसे मैंने भी दिए हैं, सॉल्ट हो, शुगर हो, पेट्रोल है, मेडिसिन्स हैं, बुक्स हैं, या इवन ब्रूम हम देखते हैं, घर में झाड़ू रहता है। अब प्राइस आपकी कुछ भी होने दो, अब घर को क्लीन रखना है तो ये बेसिक हमें ब्रूम्स वगैरह चाहिए, क्लीनर्स तो चाहिए, तो हम लेके आते हैं। तो जो बेसिक हमारे नेसेसिटीज़ हैं उन केसेस में आपकी प्राइस बढ़ती भी है, लेकिन इनकम का इफ़ेक्ट उसमें कुछ भी नहीं आता है। यानी इनकम बढ़ा तो भी हम उसी मॉडरेट क्वांटिटी में उसको यूज़ करते हैं, ज़्यादा लेके नहीं आते हैं, उतनी ही क्वांटिटी में चाहिए। तो इस तरह से ये इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, जिसको आपने पहले इंट्रोडक्शन बताया, देन उसके बाद फार्मूला लिखा तो इमीडिएटली हम मीनिंग फटाफट लिख सकते हो, मीनिंग रट्टा नहीं माना है। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। फिर सी पार्ट लिखो, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, दूसरा नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, और तीसरा रहेगा ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो इस तरह से ये एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में अगर आपसे डिमांड किया गया बोर्ड में तो आप सेपरेटली लिख सकते हो फॉर 4 मार्क्स का शॉर्ट नोट। इसी तरह से लास्ट पार्ट आता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसका भी इंट्रोडक्शन से कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डेवलप्ड बाय Alfred Marshall in his book Principles of Economics in the year 1890. He tried to explain the change in the price of clothes, substitute, other related complementary goods on the various goods and services in the market. So that is called a cross elasticity. अच्छा, जब हम बात करते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी तो ध्यान दो, क्रॉस होता है, क्रॉस हो रही है ना, डिमांड आपकी टकरा रही है, यहाँ के कंज्यूमर उधर जा रहे हैं, वहाँ के कंज्यूमर इधर आते हैं। ये क्रॉस इलास्टिसिटी तब होती है जब गुड्स आइदर क्लोज सब्सटीट्यूट हो या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो। यहाँ पे ये आपकी डिमांड जो है वो क्रॉस होती है, यानी एक दूसरे को कट करके उधर जाती। जैसे सिंपल एग्जांपल देती हूँ, टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी आपको मालूम है बेस्ट क्लोज सब्सटीट्यूट है, ओके। अच्छा, सपोज़ अगर कॉफ़ी की प्राइस कम हो जाए, कॉफ़ी की प्राइस कम हो जाए तो जो टी कंज्यूम कर रहे हैं वो टी को छोड़ के किधर चले जाएंगे? कॉफ़ी की तरह। कि सपोज़ नेस्कैफ़े का रिच कॉफ़ी, यू नो दैट कि न्यू फ्लेवर है, मोस्टली डिमांडेड है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो हमें डिस्काउंट में अच्छे ऑफ़र में कॉफ़ी मिल गया तो हम क्या करेंगे, टी को कंज्यूम करने की जगह इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग अ टी वी विल परचेज द कॉफ़ी। यानी देखो, टी के कंज्यूमर्स किधर क्रॉस हो गए? कॉफ़ी की तरफ। सिमिलरली सपोज़ ताज टी है, अब ताज टी को उन्होंने, या ब्रुक बॉन्ड टी है, उन्होंने सस्ता कर दिया। अब उन्होंने स्कीम दे दिया,
अब सपोज़ उन्होंने ऑफ़र कर दिया इनकी इस तरह की स्कीम को, तो जो कॉफ़ी लवर्स हैं वो भी किस तरफ आ गए, ताज टी की तरफ आ गए, क्योंकि ताज भी एक ब्रांड है, ब्रुक बॉन्ड भी एक ब्रांड है। तो इस तरह से जब क्लोज सब्सटीट्यूट होता है तो उसमें क्या होता है, हमेशा कंज्यूमर कभी इधर कभी उधर शफल होते हैं। और ऐसे क्लोज सब्सटीट्यूट बहुत सारी चीज़ों के होते हैं। जैसे हम लोग टूथपेस्ट लेते हैं, तो सपोज़ अगर कॉलगेट ने आपको कोई अच्छा ऑफ़र दे दिया, हम कॉलगेट को रैक से उठा लेते हैं। अगर पेप्सोडेंट ने आपको अच्छा ऑफ़र दिया, हम पेप्सोडेंट को उठा लेते हैं। अगर क्लोजअप ने अच्छा ऑफ़र दिया, हम क्लोजअप को उठा लेते हैं। तो देखो कैसे, क्योंकि ऑल दीज गुड्स आर ब्रांडेड, दे सेटिस्फाई अवर वांट्स, वो हमारी वांट को सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन जो हमको अच्छा ऑफ़र देता है प्राइस में, जो चीपर सब्सटीट्यूट देता है, हम उसको पिक कर लेते हैं। बस यही हम करते हैं। तो इसके लिए आपने पढ़ा था कि कंज्यूमर कॉम्पिटिटिव डिमांड हमेशा डिसाइड करता है। जो चीज़ उसको अच्छे प्राइस में मिल गई, ही विल चूज़ दैट वन। या सपोज सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, अब मेरे सामने थम्स अप भी है, मेरे सामने पेप्सी भी है, मेरे सामने कोको कोला भी है, तो आई कैन पिक एनीवन। लेकिन व्हाट आई विल ट्राई टू फाइंड आउट, जिसकी क्वांटिटी अच्छी मिले, जिसकी प्राइस बहुत अच्छी हो, बस वो बॉटल हम उठा लेंगे। या डिटर्जेंट है, अगर एरियल मुझे सस्ते में मिल रहा है, तो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग सर्फ एक्सेल आई विल पिक अप द एरियल। या सर्फ एक्सेल ने अगर मेरे को क्वांटिटी सपोज हाफ kg का कोई स्कीम लगा दिया, तो इंस्टेड ऑफ एरियल आई विल कंज्यूम सर्फ एक्सेल। तो ये सब क्लोज सब्सटीट्यूट है। क्लोज सब्सटीट्यूट जब मार्केट में होते हैं ना, तो हमेशा आपकी डिमांड कभी इधर कभी उधर क्रॉस होती रहती है। तो इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का पहले डेफिनेशन ध्यान दो, किस तरह से हम लिखते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखो डेफिनेशन ओरिजिनल पहले ध्यान रखो, जो हमने पहला प्राइस इलास्टिसिटी का डेफिनेशन का हमने डिस्कस किया था। तो कौन सा डेफिनेशन था, पहले न्यूमरेटर में क्या लिखते थे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, बराबर। हम प्राइस इलास्टिसिटी में यही फार्मूला यूज़ करते थे फ्रेंड्स, बस उसमें थोड़ा हल्का सा ट्विस्ट बन जाएगा आपका क्रॉस इलास्टिसिटी। देखो ये मैजिक मार्शल ने किया है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, यानी एक्स कमोडिटी, एक्स का डिमांड ले रहे हैं, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देखो यहाँ तक सेम डिमांड, अगर मैं इन दोनों को छुपा दूँ तो वही फार्मूला है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। लेकिन अगर मैं खुला छोड़ दूँ तो देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। तो सपोज अगर वाई अगर मैं कंसिडर करती हूँ कि ये कॉफ़ी है, ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी में अगर प्राइस कम हुआ तो एक्स क्या हो जाएगा, टी। तो बट नेचुरल टी की क्वांटिटी कंज्यूम करने वालों में चेंज हो जाएगा। तो वाई की प्राइस की वजह से आपके एक्स के क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन आपको सिंपल फार्मूला लिखनी है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। अब देखो अगर आपको ये फार्मूला लिख के हो गए तो आपका डेफिनेशन ऑटोमेटिकली रेडी हो गया। कैसे करते हैं डिस्कस। नाउ व्हाट अल्फ्रेड मार्शल सेज, पहला डेफिनेशन, अल्फ्रेड मार्शल कहता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स अ रेशियो, ये रेशियो है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। या अलग अंदाज में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to degree of responsiveness change in quantity demanded of x due to change in the price of y। आपका डेफिनेशन डन। फार्मूला सामने बैठा है, फार्मूला को देख के हमने अपने आप डेफिनेशन डेवलप करके लिख लिया, और वो भी विदाउट एनी मिस्टेक। तो इतना इजी है आपके लिए डेफिनेशन। डेफिनेशन लर्न करने के लिए आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। वही सेम फार्मूला था, ऊपर डिमांड किसका ले लिया, एक्स का, और प्राइस किसका ले लिया, वाई का। दो चीज़ें जो आपस में टकराती हैं। ओके फ्रेंड्स। अच्छा अब इधर भी लिखेंगे सी पार्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ जब डिमांड क्रॉस होती है तो यहाँ पर भी 3 टाइप्स हैं सेम, पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और थर्ड है ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
नाउ ये जो पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, यानी पॉजिटिवली आपके जो कंज्यूमर है एक प्रोडक्ट को छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट पे गए, ये हमें कब दिखते हैं? जब आपके प्रोडक्ट्स क्लोज सब्सटीट्यूट हों। क्योंकि पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी जनरली हमें कहाँ दिखाई देती है? जब चीज़ें आपस में क्लोजली रिलेटेड हों, क्लोज सब्सटीट्यूट हो। जैसे मैंने अभी अभी कहा टी एंड कॉफ़ी, तो सपोज़ अगर आपने प्राइस कॉफ़ी का कम कर दिया तो जो टी के कंज्यूमर थे वो कॉफ़ी की तरफ डाइवर्ट हो गए, यानी कॉफ़ी की क्वांटिटी कंज्यूम करने वाले लोग ज़्यादा हो गए और टी को कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स कम हो गए। तो देखो क्रॉस सब्सटीट्यूट में काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट आया, यहाँ के कंज्यूमर डाइवर्ट होकर उधर चले गए। या सपोज़ पेप्सी है, अगर पेप्सी आपको एक अच्छा ऑफ़र दे रहा है, क्वांटिटी अच्छी है, प्राइस कम है, तो हमने क्या किया? थम्स अप छोड़ के पेप्सी को ले लिया। तो देखो कितना पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि क्लोज सब्सटीट्यूट है। अगर डव सोप आपको अच्छा प्राइस दे रहा है तो वी आर कंज्यूमर ऑफ लक्स और विविल और गोदरेज सोप, हमने वो छोड़ के क्या किया? हमने डव को ले लिया। तो ये इम्पैक्ट आता है जब चीज़ें क्लोज सब्सटीट्यूट हो, आपस में क्लोजली रिलेटेड हो, तो व्हाट यू ऑब्जर्व पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो बस आपको सिंपली यही लिखना है, इन केस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट, और ये बोर्ड में बहुत बार ब्लैंक भी आता है, इन केस ऑफ डैश वी ऑब्जर्व पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन केस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट। जैसे टी एंड कॉफ़ी, कॉलगेट और पेप्सोडेंट, या थम्स अप एंड पेप्सी, या कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो जो आपको पसंद हो। जैसे मैंने कहा लक्स एंड या एरियल एंड सर्फ एक्सेल, या एरियल एंड टाइड, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि ऑल दीज आर द क्लोज सब्सटीट्यूट। आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो, दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट, और हम उनमें ही चुनते हैं। जैसे आप मोबाइल की दुनिया में रहने वाले हो या लैपटॉप की दुनिया काफ़ी यूज़ करते हैं, तो हम कह सकते हैं आईफोन का लैपटॉप हो और वहाँ लेनोवो का हो, HP का हो, तो बट नेचुरली क्लोज सब्सटीट्यूट है। तो अगर किसी ने आपको अच्छा ऑफर दे दिया तो वी विल परचेज दैट वन। या सपोज आईफोन है, उसके सामने OnePlus ने आपको अच्छा ऑफर दे दिया तो यू विल परचेज दैट वन। तो ये सब क्लोज सब्सटीट्यूट हैं जिनके बीच में हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं। कस्टमर इधर से उधर शफल हो जाते हैं, उधर से इधर शफल होते हैं। वाई? बिकॉज ऑफ प्राइस इफेक्ट। जो उनको चीपर प्रोडक्ट देगा तो वो डियरर प्रोडक्ट को लीव करके चीपर की तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। ऐसा ही कस्टमर पूरे मार्केट में करता रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो इन केस ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट है नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जब हम कहते हैं नेगेटिव, यानी यहाँ आपकी डिमांड क्रॉस कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही है। क्यों? ये कब होता है? जब चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी जॉइंटली डिमांडेड हो। जैसे हमने कहा कार है तो पेट्रोल, स्कूटर है तो पेट्रोल। अब पेट्रोल के बगैर कार चलेगी क्या? नहीं, वो हमारी मजबूरी है। तो यहाँ हम डिमांड को क्रॉस नहीं कर सकते, हम वहाँ वो प्रोडक्ट छोड़ के दूसरी तरफ नहीं जा सकते। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जैसे ब्रेड एंड बटर है, मैंने कहा था बटर के बगैर ब्रेड कैसे पसंद आएगी। या मोबाइल है, चार्जर के बगैर चलेगा क्या? कितना भी आईफोन का हो, आईफोन के चार्जर के लिए भी वी आर रेडी टू पे द हाई प्राइस, हम लोग उसके लिए प्राइस देने के लिए तैयार है। क्यों भाई? क्योंकि विदाउट चार्जर कैसे चलेगा, वी नीड इट। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें बोलते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ों में आपकी डिमांड क्रॉस नहीं होती है। जब चीज़ें जॉइंटली यूज़ होती हैं तो ऐसे केसेस में वो चीज़ें जॉइंटली ही चाहिए। अब लॉक लगाया तो लॉक को हम लोग कैसे लगाएंगे? की चाहिए। लॉक एंड की क्या है? जॉइंट डिमांड है। अब शू पहना है, विदाउट सॉक्स चलेगा क्या? तो हमें दोनों चीज़ें साथ में चाहिए। ऐसे हालात में आपकी डिमांड ज़्यादा क्रॉस नहीं होती है, ज़्यादा शफल नहीं होती है, ज़्यादा वैरी नहीं होती है। तो जनरली हम कहते हैं कि ये जो नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी है वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ विच गुड्स? वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में दिखाई देती हैं। जैसे हमने कहा पेन और इंक है, ब्रेड और बटर है, कार एंड पेट्रोल है। कोई भी एक एग्जाम्पल, सब लिखने की ज़रूरत नहीं, जो आपको उस समय इजी लगे, याद पड़े, आप आराम से लिखना। लास्ट है ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी। ज़ीरो यानी बिल्कुल नहीं, आपकी डिमांड यहाँ से वहाँ होगी नहीं।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि गुड्स आर नॉट रिलेटेड। जब गुड्स अनरिलेटेड हैं तो यहाँ के कस्टमर वहाँ कैसे जाएंगे? तो जब आपके कस्टमर्स या दोनों कमोडिटीज़ दे आर टोटली अनरिलेटेड, देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन टू कमोडिटीज। जैसे एक तरफ है आपका फैब्रिक, फैब्रिक का अगर सपोज कमोडिटी है और आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक्स। अब फैब्रिक की अगर प्राइस कम हो जाए तो जो इलेक्ट्रॉनिक लेने आया है, मोबाइल लेने आया है, टीवी लेने आया है, रेफ्रिजरेटर लेने आया है, म्यूज़िक सिस्टम लेने आया, वो फैब्रिक की तरफ कैसे आएगा? तो दोनों के बीच कनेक्शन ही नहीं है। या सपोज ऑटोमोबाइल का मार्केट है और इधर सीमेंट है। अब जो ऑटोमोबाइल जो कार लेने आया है, अगर उधर सीमेंट की प्राइस कम होती है तो ऑटोमोबाइल वाला सीमेंट की तरफ कैसे आएगा? तो जब दो अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल, सपोज आइसक्रीम की प्राइस कम हो गई तो जो चॉकलेट लवर्स हैं क्या वो चॉकलेट का कंजम्पशन छोड़ के आइसक्रीम की तरफ जाएंगे? नहीं होगा। तो ऐसा हमेशा इकोनॉमी में दिखाई देता है। टू डिफरेंट अलग अलग मार्केट, टू डिफरेंट कमोडिटीज, व्हेन दे आर अनरिलेटेड तो देयर इज ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो इसके लिए लिखा है इन केस ऑफ अनरिलेटेड गुड्स वी ऑब्जर्व ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जिसमें आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने दिया है फैब्रिक का इलेक्ट्रॉनिक के साथ, या ऑटोमोबाइल का सीमेंट के साथ, या सपोज इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल, इनके बीच में कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यानी एक अलग अलग मार्केट है, हर एक की इम्पोर्टेंस अलग अलग है, तो यहाँ के कस्टमर उधर क्रॉस नहीं होते हैं। नाउ इस तरह से ये शॉर्ट नोट हमने किया। नाउ अब बोर्ड में समटाइम्स ये अलग अलग शॉर्ट नोट, तो जैसे आई हैव टोल्ड यू कि वो शॉर्ट नोट डिमांडेड होता है, लेकिन जनरली आई हैड ऑब्जर्व कि देयर इज डिस्टिंग्विश बिटवीन इनकम एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये ज़्यादा डिमांडेड होता है। And instead of demanding the short note, what the paper setter do, he will ask distinguish between income and cross elasticity of demand. तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह से समझ लिया, आपने थ्रू आउट मेरे नोट्स में से वो अपने स्टडी में आपने कवर भी कर दिया पॉइंट्स, तो यू विल सी दैट कि इनका डिस्टिंग्विश तो आपके लिए इट इज़ वेरी इजी टास्क। और वो कैसे? देखो, आपके लिए डिस्टिंग्विश जब हम लिखते हैं तो फॉर 2 मार्क्स जो बोर्ड में डिमांडेड होता है, यू हैव टू राइट 2-3 पॉइंट्स आपको लिखना रहता है, एंड इट इज़ वेरी इजी टू राइट। जैसे हमने फर्स्ट तो आपके सामने फार्मूला ही बैठा है, आपने फार्मूला लिखा। अब फार्मूला हो गया तो आपका डेफिनेशन जो है, मीनिंग, वो तो अपने आप रेडी हो गया। तो पहला पॉइंट ही हम मीनिंग, पहले हमने क्या लिखा? डेफिनेशन, या हमने पहले फार्मूला लिखा, बाद में दोनों का डेफिनेशन। जैसे इनकम में लिखा कि इट इज़ अ डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन इनकम। और क्रॉस में हमने क्या लिखा? डिग्री ऑफ रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ वाई। देखो, डेफिनेशन हो गया, फार्मूला हो गई, आपका काम हो गया। अच्छा, उसके साथ साथ मैंने इतना दिया है कि सपोज आपने हेडिंग दिया पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स वी फाइंड पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन इधर लिख सकते हो इन केस ऑफ जो क्लोज सब्सटीट्यूट है वी फाइंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फोर्थ हेडिंग दे दो नेगेटिव। अच्छा, नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी किस में दिखाई देता है? इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स वी ऑब्जर्व नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव कहाँ दिखाई देती है? इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जहाँ चीज़ें कॉम्प्लीमेंट्री हैं वहाँ नेगेटिव इनकम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। फिर आते हैं, हेडिंग देते हैं ज़ीरो। तो ज़ीरो कहाँ दिखाई देता है? इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स। जो नेसेसरी गुड्स हैं वहाँ पे इनकम का इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आपको ज़ीरो क्रॉस इलास्टिसिटी कब दिखाई देता है? जब अनरिलेटेड गुड्स हो, जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं हो। तो देखो कैसे हमने 2 अलग अलग शॉर्ट नोट्स देखे, लेकिन अगर उन्होंने आपसे डिस्टिंग्विश पूछा तो आप इतना इजीली अच्छी तरह से लिख सकते हो। और ये डिस्टिंग्विश मैंने बना के अपने नोट्स में भी आपको दे दिया है, जहाँ से आप इजीली जो है वो समझ के आप लिख सकते हो। वंस यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक you can easily cover the required demand at the paper level. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने ये लास्ट टॉपिक ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कवर किया, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जिस तरह से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड ऑन माई वेबसाइट। यस फ्रेंड,
If you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.